हेलो एंड वेलकम बैक। माय नेम इज रितेश। ओके, तो चलो आज की क्लास का स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10वीं की केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक ना, जिसमें कि हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, ठीक ना। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, कक्षा 10वीं रसायन शास्त्र, स्पेशली फॉर बिहार बोर्ड के लिए, ठीक ना। डिजाइन लेक्चर डिजाइन फॉर बिहार बोर्ड। बट जहाँ जहाँ जिस स्टेट में हिंदी में पढ़ाई होती है वो सारे बच्चे मेरे लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। ओके, क्योंकि मैं जो भी पढ़ाऊंगा ना वो सारे स्टेट के लिए होगा एंड पूरा वाइड, सारे मतलब सबको पढ़ाऊंगा, सबको लेकर पूरा, एक भी टॉपिक को मिस नहीं किया जाएगा, सारे टॉपिक कवर किया जाएगा, ठीक ना। फ्रॉम द एनसीईआरटी, भारती भवन एंड आलोक प्रकाशन एंड मेनी अदर्स बुक्स। ओके, एंड क्वेश्चन बैंक ऑल्सो। ओके, चलो, तो पूरा कंप्लीट सिलेबस तैयारी किया जाएगा, ठीक ना। हाँ, टाइम लग जाए, कुछ ज़्यादा समय लग जाए, बट पूरा कंप्लीट किया जाएगा, ठीक ना। लेक्चर बाई लेक्चर, 1 बाई 1 लेक्चर आएंगे। ये लेक्चर नंबर 1 होगा। ओके, जिसमें कि हम लोग चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग का सवाल आता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ठीक ना। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो देखो इसका आंसर मैं 5 पॉइंट में लेकर आया हूँ आपके लिए, ठीक ना। टोटल 5 पॉइंट में, तो 5 पॉइंट है में पहला पॉइंट है कि रासायनिक अभिक्रिया निरंतर चलने वाली एक क्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया निरंतर चलने वाली एक क्रिया है, ठीक ना। ये मतलब हमेशा चलती रहती है, ठीक ना। जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं तो सांस कोई ना कोई तो ले रहा है हमेशा। आप लोग ले रहे हो या जो अदर लोग हैं, अदर पीपल हैं, वो लोग सांस तो ले रहे हैं ना, खाना पच रहा है उनके पेट में, ठीक ना। आसपास में जीव जंतु मर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है समझो तो हर जगह रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, कुछ तो हो रहा है ना, कुछ तो हो रहा है, तो इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक ना। ओके, हम लोग सांस ले रहे हैं, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया ही है। ओके, सांस तो हम लोग मतलब हमेशा लेते रहते हैं, ठीक ना, जब तक मर नहीं जाते। अगर आप मर गए तो कोई दूसरा पैदा हो जाता है सांस लेने के लिए। इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया हमेशा चलते रहता है, ठीक ना। इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, हमेशा चलते रहता है, ये रुकने वाला नहीं है। जब तक दुनिया रहेगा, जब तक ब्रह्मांड रहेगा, तब तक रासायनिक अभिक्रिया चलता रहेगा, ठीक ना। और सूरज से जो प्रकाश हम लोग के पास आता है वो सेम रासायनिक अभिक्रिया के वजह से ही आता है, ठीक ना। वहाँ पर भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है जिससे कि प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, ठीक ना। तो रासायनिक अभिक्रिया हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक ना। तो इसलिए रासायनिक अभिक्रिया को सीरियसली लेकर पढ़ना है और समझना भी है। तो ये एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि ये हमेशा चलने वाला है। दूसरा पॉइंट, रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, जब दो मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे से मिलते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, या एक से ज़्यादा पदार्थ का भी निर्माण कर सकते हैं, ठीक ना। जैसे सेम घर में भी हम लोग को देखने को मिलता है कि जब दो लोगों की शादी होती है तो एक बच्चा पैदा होता है। सेम वही रासायनिक अभिक्रिया में भी होता है कि जब दो लोग आपस में मिलते हैं तो एक नया पदार्थ जन्म लेता है, या दो मतलब घर में दो बच्चा भी पैदा होता है, जुड़वा बच्चे। उसी तरह से रासायनिक अभिक्रिया में भी होता है, जब दो पदार्थ मिलेंगे तो दो या दो से अधिक, एक या एक से अधिक पदार्थ निर्माण हो सकता है, ठीक ना। उसी तरह से मैंने तीसरा पॉइंट में मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, ठीक ना। मैं जस्ट आपके लिए लेजर पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ से, लेजर पॉइंटर। ओके, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो अभी ये लेजर पॉइंट पे देना है, जो इस भी पॉइंट की मैं बात करूँगा उस पॉइंट पर मेरा लेजर पॉइंट रहेगा वहाँ पर। तो तीसरा नंबर पे मैंने लिखा हुआ है कि जैसे, ठीक ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एच, एच का मतलब होता है हाइड्रोजन, ठीक ना। और ओ का मतलब होता है, एंड यहाँ पे प्लस है यानी कि प्लस जुड़ रहा है, कुछ जुड़ने का काम हो रहा है। और यहाँ पर है ओ, ओ टू लिखा हुआ है, इसको ओ टू पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर एच, यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे है ओ टू, तो इसको पढ़ेंगे एच प्लस ओ टू। और यहाँ पे ये डैश यानी कि एक एरो का निशान बना हुआ है यहाँ पे, तो उसको हम लोग कहेंगे कि एरो है। ओके, एरो, एच टू ओ। जब एच हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है, एच हाइड्रोजन होता है और ओ का मतलब होता है ऑक्सीजन, और ये दोनों जब मिलते हैं तो हाइड्रो हाइड्रो मतलब H2O बनता है, यानी कि जल बनता है, ठीक ना, वाटर, हाइड्रो ऑक्साइड। ओके, उसके बाद चौथा पॉइंट की बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ टूट कर नए पदार्थों का निर्माण करता है।
ठीक ना। देखो मैंने दूसरा पॉइंट में यहाँ पे बताया था कि दो पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर सेम हम लोग को देखने को मिला कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O का निर्माण किया, ठीक ना। उसी तरह से हम लोग 4 नंबर में ये देख रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में ये भी होता है कि एक पदार्थ टूटकर नए पदार्थों का निर्माण करता है। जैसे में CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, Ca से होता है कैल्शियम, C से होता है कार्बन और O से होता है ऑक्सीजन। और यहाँ पर ये जब टूटेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा यानी कि Ca4 कैल्शियम, O4 ऑक्सीजन यानी कैल्शियम ऑक्साइड। और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है यानी कि दो चीज़ बन रहा है, ठीक ना। C और O2, C का मतलब होता है कार्बन, O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि जब दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करता है या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और अगर एक पदार्थ टूटकर दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है तो भी रासायनिक अभिक्रिया है। ओके, तो आई होप अभी आप लोग रासायनिक अभिक्रिया के कुछ जो बेसिक पॉइंट्स है वो आप लोग समझ गए, ठीक ना। एंड रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है वो समझ गए। आप जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक ना। डेफिनेशन क्या है इसका, तो डेफिनेशन भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ओके, डेफिनेशन भी क्या है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। चलो आगे हम लोग बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, नहीं किसे है। हम लोग समझ गए क्या है, किसे जानते हैं, ठीक ना। तो उसको इग्नोर करो कि क्या को किसे जानो। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थों का निर्माण करता है या एक पदार्थ टूटकर नए पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मैंने जस्ट अभी ऊपर वहीं बोला जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करे या एक पदार्थ टूटकर नए पदार्थों का निर्माण करे तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ओके चलो क्लियर, इतना नोट डाउन कर लो एंड देन आगे बढ़ते हैं। तो देखो सबसे आप बात करेंगे कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या क्या होते हैं, ठीक ना। मैंने कि उसमें क्या क्या होगा, तो दो चीज़ होती है। अभी मैंने बताया एक एरो से पहले वाला और एक एरो के बाद वाला, ठीक ना। तो उसमें दो चीज़ होती है। दो चीज़ कौन कौन से होती है, एक होता है अभिकारक, एक होता है उत्पाद, ठीक ना। एक होता है अभिकारक, एक होता है उत्पाद। जो एरो से पहले रहता है उसको अभिकारक कहते हैं, जो एरो के बाद रहता है उसको उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं, ठीक ना। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज़ होते हैं, उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद या प्रतिफल, ठीक ना। आप जानते हैं कि अभिकारक किसे कहते हैं, अभिकारक। अभिकारक मतलब जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं, ठीक ना। जो भी अब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, ठीक ना। जैसे यहाँ पे मैंने वही लिखा हुआ है इसका उत्तर, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, ठीक ना। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हुआ है देखो H+O2 एंड O2। देखो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभिकारक और उत्पाद इस रासायनिक अभिक्रिया में यहाँ पे जो जैसे में लिखा हुआ है ना एग्जाम्पल में, इसमें हम लोग कैसे पहचानेंगे कि अभिकारक कौन सा है, उत्पाद कौन सा है। तो जस्ट ये एरो का साइन जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना उसको ले, और एरो के जो इधर है उसको हम लोग अभिकारक कहेंगे, और एरो के जो बाद है, ठीक ना, एरो के आगे है उसको हम लोग उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। यही एक बेसिक रूल है समझने का, ठीक ना। तो देखो यहाँ पे जो भी भाग ले रहा है तो इस एरो के जो पीछे होता है ना वही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ठीक ना। तो उसी को अभिकारक कहते हैं। ओके, उसी को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। समझ गए कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। इसी के फलस्वरूप जल बन रहा है। यहाँ नीचे मैंने एक पॉइंट मेंशन किया हुआ कि यहाँ H यानी कि हाइड्रोजन और O2 अभिकारक है, क्योंकि यही दोनों रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और एक नए पदार्थ जल का निर्माण कर रहे हैं। सिंपल से मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, ठीक ना। एरो के जो पीछे होता है उसको अभिकारक कहते हैं और एरो के जो बाद में होता है उसे प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। ओके, तो आप लोग समझ गए, ठीक ना। अभिकारक किसे कहते हैं, इंग्लिश में अभिकारक को रिएक्टेंट बोला जाता है, रिएक्टेंट, REACTION, रिएक्टेंट, TANT ऐसे कुछ करके रिएक्टेंट होता है, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग जानेंगे कि उत्पाद या प्रतिफल किसे कहते हैं। सबसे पहले ये जान लो कि उत्पाद या प्रतिफल टोटल इसके दो नाम हैं, ठीक ना। उत्पाद भी कहते हैं, प्रतिफल भी कहते हैं। जो नया पदार्थ बनता है अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। सेम मैंने यहाँ डेफिनेशन भी वही मेंशन किया हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्राप्त होता है उसे उत्पाद या
प्रतिफल कहते हैं, ठीक ना। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं, ठीक ना। जैसे में H प्लस O2 मिलकर क्या बनेगा, H2O। तो यहाँ पे देखो जो एरो के पीछे वो क्या होगा, वो तो अभिकारक होगा। जो इसके अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें जो प्राप्त हो रहा है वो क्या प्राप्त हो रहा है, जल प्राप्त हो रहा है, यानी कि H2O मिल रहा है, ठीक ना। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, उत्पाद या प्रतिफल कहेंगे। सेम मैंने यहाँ पर एक और पॉइंट मेंशन किया हुआ है कि यहाँ H2O उत्पाद या प्रतिफल है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त हो रहा है। ओके, तो आई होप अभी आप लोग इसको भी समझ गए। आगे बढ़ते हैं। उत्पाद और अभिकारक दोनों का गुण अलग अलग होता है, क्यों, मतलब उत्पाद और अभिकारक दोनों का गुण अलग अलग क्यों होता है। तो इसका सिंपल सा मैं आंसर दूंगा, ठीक है। 1 सेकेंड, मैं यहाँ से लेजर पॉइंटर को ऑफ करके एक बार स्क्रीन ऑप्शन शो टास्क बार, मैं एक बार यहाँ पर जाकर रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ, ठीक ना। रिकॉर्डिंग प्रॉपरली हो रही है, ओके। देन हम लोग वापस इसी पर मूव करते हैं। देखो अब समझते हैं कि उत्पाद और अभिकारक दोनों का गुण अलग अलग क्यों होता है। ये तो एक पॉइंट है, फैक्ट है, ठीक ना। फैक्ट है, कहता है कि उत्पाद और प्रतिफल जो होगा, ठीक ना, उत्पाद नहीं, उत्पाद और अभिकारक जो होगा वो दोनों का गुण हमेशा अलग होगा, ठीक ना। हमेशा क्या होगा, अलग होगा, ठीक ना, हमेशा अलग होगा। यहाँ पर देखो जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको इस पॉइंट को समझने के लिए लिखा हुआ है कि यहाँ H और O2 एक अभिक्रिया मैंने लिया, ठीक ना। इसमें ये दिखाया गया है कि H प्लस O2 क्या है, जो यहाँ एरो से पीछे वो अभिकारक है और जो बन रहा है वो उत्पाद है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग को ये साबित करना है ना कि दोनों का गुण अलग अलग होता है। तभी तो एक पॉइंट क्लियर हुआ ना कि दोनों का गुण अलग अलग मिलता है। गुण उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक ना, वो कैरेक्टर उसका कैसा है, उसका नेचर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, ठीक ना, उसको हम लोग गुण बोलते हैं। तो यहाँ पे पदार्थों का गुण मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है कि जो शुरू में यहाँ पे हम लोग H लिए हैं, ठीक ना, उसको हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन एक गैस है, उसका गुण क्या है, एक गैस है जो जलता है, इसका गुण यही है। और यहाँ पे 2 नंबर पे मैंने मेंशन किया है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन एक गैस है जो जलने में मदद करता है। जहाँ ऑक्सीजन नहीं होता है वहाँ आग नहीं लगता है। ये तो फैक्ट है एक, ठीक ना, फैक्ट है कि जहाँ ऑक्सीजन नहीं होगा वहाँ आग नहीं लगेगा। जैसे सूरज में ऑक्सीजन नहीं है तो वहाँ पे नहीं आग लगता है, वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया होती है, आग नहीं लगता है। आग लगना भी एक रासायनिक अभिक्रिया ही है, बट वहाँ पर आज सूरज जल नहीं रहा है, ठीक ना, सूरज जल नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन रहता तो सूरज जल का खत्म हो जाता, ठीक ना, बुझ जाता, राख हो जाता। चलो, तो ये सूरज से प्रकाश कैसे निकलता है तो उसको हम लोग किसी आने वाले वीडियोज में समझेंगे, ठीक ना। अभी मैं आपको शॉर्ट में बस इतना ही बता दूँ कि वहाँ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, मतलब सूरज पे बहुत ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन है, ठीक ना। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़कर, ठीक ना, हीलियम गैस का निर्माण करते हैं। और ये एक अभिक्रिया हो गया, अभिक्रिया हुआ तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, ठीक ना। और संयोजन अभिक्रिया के दौरान, ठीक ना, नहीं, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया बोलते हैं इसको, नाभिकीय संलयन, ठीक ना। तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के दौरान प्रकाश या ऊष्मा, ठीक ना, गर्मी रिलीज होती है या बनता है। तो उसी कारण से सूरज से प्रकाश हम लोग के पास आता है, ठीक ना, फोटोन्स बनते हैं, फोटोन्स। ओके, देखो हम लोग समझते हैं कि इसका गुण अलग कैसे होता है। अगर हम लोग कोई भी अभिक्रिया उठाकर देख लें तो उसका सब में यही पाएंगे कि उत्पाद और अभिकारक दोनों का गुण अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे लिए हुए हैं, इधर क्या है, एक जलता है, एक जलाने में मदद करता है। H जलता है और ऑक्सीजन जलाने में मदद करता है। लेकिन जो हम लोग को उत्पाद या प्रतिफल मिल रहा है, यानी कि H2O जो मिल रहा है, वो क्या करता है, वो पानी आग को बुझाता है। पानी आग को क्या करता है, बुझाता है। तो दोनों का गुण अलग हुआ कि नहीं, एक जलता है और एक बुझाता है। तो सिंपल सा बात है कि दोनों गुण अलग हो गया। तो जल एक द्रव है जो आग को बुझाता है, ठीक ना। तो हमें इस उदाहरण में ये देखने को मिला कि उत्पाद और अभिकारक दोनों का गुण अलग अलग होता है, सिंपल। ओके, चलो, तो आई होप अभी आप लोग ये समझ गए। इस पॉइंट को भी नोटिस कर लो, ठीक ना, नोट डाउन कर लो कि दोनों का गुण अलग अलग होता है ऑलवेजली। ओके, आप समझते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है, ठीक ना, कि रासायनिक समीकरण क्या होता है।
तो रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों और संकेतों का उपयोग करके छोटा रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक ना। रासायनिक समीकरण कुछ नहीं है, बस कि रासायनिक समीकरण को कॉपी कलम लेकर लिख देना वही रासायनिक समीकरण कहलाता है। छोटा रूप में लिख देना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक ना। बस इतना ही था इसमें, और कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं। तो रासायनिक समीकरण याद हो गया। ठीक ना। रासायनिक समीकरण को छोटा रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक ना। रासायनिक अभिक्रिया को छोटा रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। सूत्रों एवं संकेतों की सहायता से रासायनिक समीकरण लिखा जाता है। ठीक ना। अब सेम यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लेकर आपको बताया है। ठीक ना, कि रासायनिक अभिक्रिया, देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक ना। रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ एक अभिक्रिया हो रहा है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर जल बनता है। ठीक ना। तो उसी को सूत्रों एवं संकेतों का उपयोग करके नीचे में लिख दिया गया है, यानी कि H+O2 डैश एरो H2O। तो सूत्र एवं संकेत, ये संकेत है, सूत्र है। ठीक ना। ये जल का सूत्र है और ये सारे संकेत है। तो उसका उपयोग करके छोटा रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। नीचे भी मैंने एक उदाहरण यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक ना। कैल्शियम कार्बोनेट, और ये टूटेगा तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक ना। जस्ट मैंने सूत्र एवं संकेत, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? CaCO3। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CaO होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 होता है। ठीक ना। तो मैंने सूत्रों एवं संकेतों की सहायता से उसको छोटा रूप में करके यहाँ पे लिख दिया। यही हो गया आपका रासायनिक समीकरण। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग समझते हैं कि रासायनिक समीकरण को क्यों उपयोग किया जाता है। वाई वी यूज द केमिकल इक्वेशंस। ओके, ये इंग्लिश हो गया थोड़ा सा। ठीक ना। क्यों मतलब वाई वी यूज, हम लोग रासायनिक समीकरण का यूज क्यों करते हैं। ठीक ना। यानी केमिकल इक्वेशन बोलते हैं उसको इंग्लिश में। ठीक ना। तो इसका उत्तर है कि रासायनिक समीकरण यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को बार बार लिखने में आसानी होती है। ठीक ना। और आसानी से समझ में भी आती है। ठीक ना। इसीलिए हम लोग रासायनिक समीकरण का उपयोग करते हैं। ठीक ना, आसानी से समझने के लिए। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? तो रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। ठीक ना। एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक ना। अब देखो यहाँ पे कोई पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, तो हमको ये नहीं बोलना है कि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया गलती हो जाएगा वहाँ पे। असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया वो गलती हो जाएगा, समीकरण लगा के बोल सकते हैं, बट वहाँ पे जो अभिक्रिया लगा के बोलेगा वो गलत होगा। ठीक है, क्योंकि अभिक्रिया कभी भी असंतुलित नहीं होती है, वो संतुलित ही होती है। ठीक ना। चलो आगे बढ़ेंगे। आप जानेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है या किसे कहते हैं। ठीक ना। तो वैसा रासायनिक समीकरण, ठीक ना, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों की मात्रा बराबर हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। सिंपल सा यही बोला गया है कि जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों का मात्रा अगर बराबर होगा तो उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया एक ही प्रकार का होता है, वो भी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। ठीक ना। सिंपल सा, जितना लगाएंगे उतना ही पाएंगे। सिंपल सा ये कंसेप्ट है। जितना मेहनत करोगे उतना ही पाओगे। सिंपल यहाँ भी लगता है वो रूल कि जितना आप रासायनिक अभिक्रिया के लिए अभिकारक दे रहे हो उतना ही आपको उत्पाद भी मिलेगा, उतना ही नेट वेट के साथ, नेट वजन के साथ। एक मतलब जो जितना वजन आप लोग देंगे उतना ही मिलेगा आपको, कम नहीं मिलेगा, थोड़ा भी कम नहीं, 1 ग्राम भी नहीं। देखो जैसे हम लोग यहाँ पे अगर 4 गो इंच लेंगे तो हम लोग को अभिक्रिया के फलस्वरूप 4 इंच ही मिलेंगे। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4 इंच, यानी कि 4 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर भी यहाँ पे 2 पेयर मिल रहे हैं। ठीक ना। यहाँ पे H2 यानी कि एक पेयर में 2 हाइड्रोजन है। ठीक ना। तो उसे 2 पेयर मिल रहे हैं। यहाँ पे सिंपल सा हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक ना। यहाँ पे 2 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हाइड्रोजन। ठीक ना। यानी कि जो अभिकारक में लिए हैं उतना ही हम लोग को प्रतिफल में भी देखने को मिल रहा है। ठीक ना। तो ये दोनों संतुलित हैं। और इधर जितना ऑक्सीजन लिए हैं उधर ऑक्सीजन भी देखने को मिल रहा है। ये वाला जो 2 है ना, वो हाइड्रोजन के लिए भी काम करता है और ऑक्सीजन के लिए भी काम करता है। ठीक ना। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन भी है, यानी कि ये दोनों तरफ बराबर है। तो हम लोग इसको बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक ना। यहाँ पर देखो CaCO3। ठीक ना। CaCO3 यानी कैल्शियम कितना है? इधर 1 है, इधर भी 1 होना चाहिए। तो इधर देखते हैं तो हम लोग को 1 मिलता है। सही है। इधर कार्बन कितना है? 1 है। इधर भी कार्बन कितना है? 1 है यहाँ पर।
इधर ऑक्सीजन कितना है, 3 गो है, इधर भी ऑक्सीजन 3 गो होना चाहिए, यानी कि वो एक एक यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 और 1 3 हो गया, ठीक ना। आदि और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक ना। तो ये दोनों में हम लोग को ये देखने को मिला ना कि दोनों तरफ जो हम लोग अभिकारक ले रहे हैं और जो उत्पाद मिल रहा है वो दोनों की मात्रा क्या है, बराबर है, ठीक ना, बराबर है, इसीलिए ये दोनों रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक ना। अब ये जानते हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, तो बस सिंपल से यही बोलेंगे कि इसमें दोनों तरफ यानी कि अभिकारक एवं उत्पाद दोनों का मात्रा क्या होता है, बराबर नहीं होता है, तो उसे हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक ना। वहीं पे मैं यहाँ पे लिखा हूँ, देखो इधर हाइड्रोजन 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, तो हम लोग को यही तो बराबर नहीं मिला ना, ये इधर 1 है इधर 2 कैसे हो गया, तो ये असंतुलित हो गया, ठीक ना, अनबैलेंस्ड हो गया, ठीक ना। और यहाँ पे देखो सी ए कितना है, 1 है, इधर कितना हो गया, सी यानी कैल्शियम 2 हो गया, तो ये भी तो गलत है ना, गलत नहीं है, असंतुलित है, ठीक ना, असंतुलित मतलब बराबर नहीं है, तो इसको असंतुलित बोलते हैं, ठीक ना, ईटीसी आदि। तो बस समझ गए ना, सिंपल है, देखो संतुलित एक लाइन में बोलूंगा और असंतुलित भी मैं एक लाइन में बोलूंगा, दोनों तरफ अगर बराबर होगा, सिंपल से अभिकारक एवं उत्पाद अगर बराबर हो तो उसे संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, और अगर बराबर नहीं हो तो उसे असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक ना, नोट में लिख लो, ओके, काम करेगा। नेक्स्ट लेक्चर का प्लान है कि हम लोग ये समझेंगे कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण करना सीखेंगे। ऑलरेडी इस पर मैंने शायद लेक्चर बना दिया है, बट अगर नहीं बना होगा तो मैं इस पर लेक्चर दूंगा, और इससे आगे जो चैप्टर में टॉपिक्स होंगे उन सबको कवर करने का ट्राई किया जाएगा, ओके। तो बस इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अगला लेक्चर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं सारे सिलेबस को कंप्लीट कराऊंगा, ओके। तब तक के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, ठीक ना, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ऑलरेडी 22 मिनट 5-6 सेकंड का वीडियो बन गया है।